गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगीरा मैम। ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एचएससी का सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो एसपी का सेकंड चैप्टर है। तो इसमें जो कॉर्पोरेट फाइनेंस लास्ट इसमें हम लोग देखा था कि फाइनेंस कैसे अरेंज होता है, क्या होता है, उसका यूज़ कैसे होता है वगैरह, उसी को अभी हम लोग आगे इन डिटेल पढ़ेंगे। सो ये जो फाइनेंस होता है ये बेसिकली ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए लगता है। लास्ट चैप्टर में वही पढ़ा था कि जो फाइनेंस रहेगा उसमें क्या रहेंगे, सारे के सारे टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ इंक्लूड हो जाएंगे। नो बिजनेस एक्टिविटी कैन एवर बी परस्यूड विदाउट द फाइनेंस। बिजनेस की हर एक चीज़ के लिए पैसा लगने ही वाला है। विदाउट पैसा हमारा बिजनेस चलने ही नहीं वाला है। फाइनेंस नीडेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज कैपिटल। वो जो फाइनेंस बिजनेस चलाने के लिए लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ द कैपिटल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल प्लान ऑफ द कंपनी। मतलब कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा कैपिटल कलेक्ट करते हैं और उसको अलग अलग जगह एज पर द प्लान हम लोग यूज़ करते हैं। फाइनेंस में भी एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब हम लोग एक्सटर्नल बाहर से भी फाइनेंस अरेंज करते हैं, विद इन द कंपनी भी हम लोग फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है दीज वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स आर अवेलेबल इन द बिजनेस एक्सप्लेन इन द फ्लो चार्ट। मतलब नीचे जो फ्लो चार्ट दिया इसमें अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो बेसिकली कैपिटल दो पार्ट्स में होता है, ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल जो शेयर्स के बारे में लास्ट चैप्टर में हम लोग ने थोड़ा सा पढ़ा था, अभी इन डिटेल पढ़ेंगे। रिटेन के बारे में पढ़ा था कि बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उसी को वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट किया जाता है। बोरोड मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ लोन जो डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, एडीआर, जीडीआर, बैंक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिट से लिया जाता है। सो पहले आता है सोर्सेस ऑफ ओन फंड। ओन फंड मतलब एक बार वो बिजनेस में आया तो बिजनेस में आया, वो बाहर नहीं जाने वाला है। इट इज़ अ परमानेंट कैपिटल, उस पर कंपनी का हक है, कंपनी उस पर रेट ऑफ डिविडेंड देगी और ये जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको हम लोग शेयर होल्डर्स बोलते हैं। देखो, द ओनर्स आर नोन एज शेयर होल्डर्स, उसको ओन्ड कैपिटल भी हम लोग बोलते हैं या फिर ओन्ड ओनरशिप कैपिटल या ओन कैपिटल भी बोलते हैं। शेयर होल्डर्स वो शेयर्स परचेस करके और उसके हिसाब से वो कैपिटल अरेंज होता है। वन फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल है, फर्स्ट फॉर्म है। इसके रिटेन अर्निंग इज द इंटरनल सोर्स। रिटेन अर्निंग इंटरनल सोर्स है, मतलब जो बिजनेस में प्रॉफिट होता है वही पैसा वापस बिजनेस में चला जाएगा। ओन कैपिटल इज रिगार्डेड एज अ परमानेंट कैपिटल। ओन कैपिटल जो रहता है वो परमानेंट होगा, एक बार बिजनेस में आया तो बिजनेस में ही रहेगा, बाहर नहीं जाने वाला है। सो पहला देखते हैं शेयर। शेयर्स मैंने लास्ट इसमें पिज़्ज़ा का एग्जांपल दिया था कि एक पिज़्ज़ा है, 4 स्लाइसेस है, तुम 4 फ्रेंड्स हो, हर एक को एक एक स्लाइस मिल जाएगा। सो हर एक का शेयर हो गया। वैसे कंपनी में जितना पैसा चाहिए वो पैसों के हिसाब से कितने शेयर को अखे पार्ट को हम लोग कितने छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन कितना पार्ट खरीद रहा है, दैट इज नोन एज शेयर। तो डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 क्या है, तो कंपनीज एक्ट 2013, शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड द इंडिविजुअल स्टॉक। मतलब शेयर क्या है, शेयर का मतलब क्या होता है कि शेयर का मतलब होता है एक शेयर पूरे कैपिटल का छोटा सा पार्ट, कंपनी के जो कितना भी कंपनी का कैपिटल है उसमें से छोटे छोटे पार्ट्स इज नोन एज शेयर्स। तो शेयर सेकेंड है, शेयर इज अ यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। मतलब मेरे को अगर 10 लाख रुपीज़ चाहिए तो एक पार्ट के मैंने 10 रुपये के, तो हर एक टोटल शेयर मेरे पास 1 लाख हो गए। ठीक है, तो वो पूरे जो शेयर कैपिटल है उसका एक यूनिट, मतलब एक पार्ट का जो वैल्यू है वो। फिर आता है स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल, छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग शेयर्स अरेंज करते हैं पैसे। फिर आता है अ पर्सन कैन परचेज द एनी नंबर ऑफ शेयर्स ही विश। एज अ पर्सन मेरे को ऐसा नहीं कि मैं 10 या 12 मैं कितना भी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, और एक ही कंपनी एट ए टाइम में मल्टीपल कंपनीज में भी अलग अलग शेयर्स में परचेस कर सकती हूँ। फिर आता है अ पर्सन हु परचेसेस शेयर ऑफ अ कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर। जो पर्सन शेयर में इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर, और वो कंपनी का मेंबर बन जाता है। तो अभी इसके फीचर्स क्या है, तो पहला फीचर है मीनिंग। शेयर तो बोले एक छोटा सा पार्ट होता है अपने कैपिटल का। दूसरा ओनरशिप क्या है, तो इट इज़ नोन, जो ओनर होता है जो शेयर खरीदता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं और वो रियल ओनर ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। डिस्टिंक्टिव नंबर्स, अभी कैसा होता है कि चलो मैंने कंपनी मार्केट में फॉर एग्जांपल ले लो 100 शेयर्स मार्केट में लाए, तो पहले बंदे ने फर्स्ट 5 शेयर्स खरीदे, सो 1 2 3 4 5 वो हो गए उसके डिस्टिंक्टिव नंबर्स। सेकेंड पर्सन ने 10 शेयर्स खरीदे, मतलब वो 5 तक तो सेल हो गए, तो 6 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 10 शेयर्स क्या हो गए उसके नाम पे हो गए। तो ये जो 6 7 8 नंबर्स है ना, ये सारे हो गए उसके डिस्टिंक्टिव नंबर्स। फिर आता है एविडेंस ऑफ अ टाइटल। मतलब टाइटल मतलब क्या कि कंपनी का जो मतलब जो सर्टिफिकेट हम लोगों को मिलता है उस पर जो कंपनी की डॉक्यूमेंट एक मिलता है जिसमें हम लोग उसके एविडेंस रहते हैं। मतलब ये कंपनी का सील हो गया, कंपनी की डिटेल्स हो गए या कुछ भी, उसको अभी तो सब कुछ डीमैट मतलब ऑनलाइन पैटर्न में हो गया, पहले फिजिकल फॉर्म में होता था,
जैसे कि हमारा बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह कैसे रहता है वैसे उसका ये सर्टिफिकेट होता है। अभी वैल्यू ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर्स किस हिसाब से रहते हैं, टर्म्स ऑफ वैल्यू क्या रहते हैं, दैट इज फेस वैल्यू, इशू ऑफ शेयर्स और मार्केट इशू प्राइस और मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू मैंने बोला था कि मेरे को 10 लाख की ज़रूरत है तो मैं 1 लाख में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, एक पार्ट 10 रुपये का हो गया तो ये 10 रुपये मेरा फेस वैल्यू हो गया, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसकी डिटेल्स डाले जाते हैं। इशू वैल्यू रहता है कि वो मैं कितने वैल्यू में सेल कर रही हूँ, मे बी मैं 10 में भी कर सकती हूँ, 9 में भी कर सकती हूँ या फिर 11 में भी कर सकती हूँ। मतलब 10 का 10 इज़ पार, 10 का 9 इज़ डिस्काउंट एंड 10 का 11 इज़ प्रीमियम। फिर आते हैं मार्केट में एक्चुअली उसकी वैल्यू क्या है उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। फिर आते हैं उसके राइट्स। राइट्स मतलब क्या होता है कि कुछ कुछ शेयर्स ऐसे रहते हैं कि मतलब उनको राइट्स क्या मिलेंगे, डिविडेंड मिलेगा, वोटिंग राइट मिलेगा, कंपनी में कुछ भी डिसीजन लेना हो, ये मीटिंग्स हो वो अटेंड करना, ये सारे उनको राइट्स मिलेंगे। उनको इनकम कैसे मिलेगा, तो कंपनी को अगर प्रॉफिट हो तो उनको मिलेगा रेट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड इज अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट, बस अगर शेयर होल्डर्स को मिल रहा है तो उसको डिविडेंड कहा जाता है। ट्रांसफरेबिलिटी, पब्लिक कंपनी में जो हमारे शेयर्स अगर हमारे नाम पे है तो हम लोग इजीली दूसरे नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ अ शेयर होल्डर, प्रॉपर्टी ऑफ अ शेयर होल्डर इट इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब हमारा अभी तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो कहीं पे भी हम लोग देख सकते हैं, और पहले भी इट वाज अ पीस ऑफ पेपर, जैसे सर्टिफिकेट वगैरह होता है वैसा यहाँ रहता था। सो एक जगह से दूसरी जगह इट कैन बी मूव्ड, दैट इज नोन एज इट इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी। सो काइंड्स ऑफ शेयर्स, दो टाइप्स के शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, उसको ही आगे जाके हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इक्विटी शेयर्स। सो इक्विटी शेयर्स क्या होता है कि इट इज़ अ परमानेंट कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो लोग अगर एक बार एज ए इक्विटी शेयर होल्डर अगर मैंने पैसे कंपनी में इन्वेस्ट किए तो आई विल बी द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। उनको ना ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स भी कहा जाता है, क्योंकि कंपनी को जब भी प्रॉफिट हो, लॉस हो या कुछ भी सिचुएशन है कंपनी में, ये लोग उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं और इनको हमेशा लास्ट में पैसा मिलता है। मतलब जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है पहला पैसा वो लोग लोन्स एंड ऑल पे ऑफ करते हैं, डिवेंचर्स के पैसे देते हैं, फिर रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसे देते हैं, और उसके बाद अगर पैसा बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। सो ये रिस्क बेरर भी उतने ही होते हैं। सो देखो, दे आर नोन एज ऑर्डिनरी, दो शेयर आर नॉट प्रेफरेंस, मतलब उसका डेफिनेशन क्या है, जो प्रेफरेंस नहीं है, प्रेफरेंस नहीं वो हो गया इक्विटी। और उसके बाद इसके फंडामेंटल सोर्सेज ऑफ बिजनेस में जो पैसा लगता है वो अरेंज होता है, और ये लोग रिस्क बेरर रहते हैं। कंपनी को लॉस हो तो पैसा नहीं मिलेगा, प्रॉफिट हो तो मिलेगा। फीचर्स क्या है, परमानेंट कैपिटल, एक बार इक्विटी शेयर्स के पैसे बिजनेस में आ गए तो वापस बाहर नहीं जाने वाले। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट मिला ज़्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट मिला कम डिविडेंड, नो प्रॉफिट मिला नो डिविडेंड। राइट्स, उनको वोटिंग राइट्स वगैरह है, अलग अलग राइट्स है। तो पहला है राइट टू वोट। एज अ इक्विटी शेयर होल्डर मैं रिस्क बेयर करी हूँ, कंपनी के साथ खड़ी हूँ, लॉस में प्रॉफिट में हर जगह पे, तो वो टाइम में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उन लोगों को वोटिंग के राइट्स होते हैं। राइट टू शेयर प्रॉफिट, डिविडेंड के फॉर्म में उनको प्रॉफिट मिल जाता है। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स, कल जाके अगर एज ए इक्विटी शेयर होल्डर मेरे को लग रहा है कि मेरे को कंपनी के अकाउंट्स देखने हैं तो कोई भी मेरे को रोक नहीं सकता, मैं जाके देख सकती हूँ। फिर आता है राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, एक शेयर मेरा शेयर मैं किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र भी कर सकती हूँ, पर उसके नाम पे ट्रांसफ़र होने के बाद वो शेयर या वो पार्ट या वो कंपनी पे मेरा हक नहीं होता है, वो उसका हक हो जाता है। नो प्रेफरेंशियल राइट्स, मतलब क्या होता है कि पहले लोन्स वगैरह पे ऑफ हो गए, फिर प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा मिलेगा, उसके बाद अगर पैसा बचा तो वो मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सो उनको प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं मिलता, उनको फर्स्ट देखा नहीं जाता, उनको हमेशा लास्ट देखा जाता है। फिर आते हैं कंट्रोलिंग पावर्स, हाँ दे आर द रियल मास्टर्स, मतलब कंपनी का कुछ भी डिसीजन लेना हो हर जगह वो रहते हैं, वोटिंग का राइट होता है, कंपनी के शेयर्स होल्ड कर सकते हैं, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। फिर आते हैं रिस्क, इक्विटी शेयर होल्डर बेयर द मैक्सिमम रिस्क ऑफ द कंपनी, मतलब बहुत सारा रिस्क को देखते हैं। देखो, कंपनी को प्रॉफिट मिला तो उनको मिलेगा पैसा, नहीं मिला तो नहीं मिलने वाला है पैसा, राइट। सो दे आर द रिस्क बेयरर्स। उसके बाद उनको डिविडेंड ऑफ रेट भी फिक्स नहीं होता है, ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। रेजिडुअल क्लेमेंट है, रेजिडुअल क्लेमेंट है मतलब क्या कि सारे खर्चे टैक्सेस वगैरह सब गवर्नमेंट को पे ऑफ करने के बाद, बाकी होल्डर्स या बाकी इन्वेस्टर्स को पे ऑफ करने के बाद जितना पैसा बचता है उसमें से उनको पैसा मिलता है। नो चार्ज ऑन असेट, मतलब कंपनी कल इंसॉल्वेंट हो रही है तो इंसॉल्वेंट होने के टाइम पे अगर कंपनी ने क्या किया, कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो रही है और कंपनी के पास कोई भी पे ऑफ करने के लिए, लोन पे ऑफ करने के लिए पैसा नहीं है, तो वो खुद के असेट सेल करके डिबेंचर्स वगैरह को पैसा दे देगी। पर इक्विटी को ऐसा नहीं होता है कि इक्विटी के अगेंस्ट कोई भी असेट सेल करके हम लोग रिटर्न्स दे नहीं सकते हैं।
फिर आता है बोनस इशू। भी इक्विटी शेयर होल्डर इतना तो लॉस, इतना हमारे साथ बेयर करी, इतनी अलग अलग चीज़ें, जैसे कि लॉस हो गया, नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड हो गया, लॉसेस में हमारे साथ है, तो वो टाइम पे उनको कुछ तो गिफ्ट होना चाहिए। तो कंपनी कभी कभी बहुत ओवर प्रॉफिट कमा लेती है, राइट, या फिर उनके पास ओवर प्रॉफिट हो गया, या फिर रिजर्व्स बहुत हद तक बढ़ गए, तो वो टाइम पे उनको कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए। तो गिफ्ट में वो लोग बोनस शेयर्स दे देते हैं। मतलब मेरे पास 5 शेयर है तो 5 शेयर के अगेंस्ट 1 शेयर मेरे को बोनस मिलेगा। फिर आता है राइट इशू। राइट इशू का मतलब होता है कि मार्केट में अगर कंपनी को आगे जाके मेरे को और पैसे की ज़रूरत है, तो वो टाइम पे कंपनी क्या करेगी, कंपनी पहले ये करेगी, मार्केट में लाने शेयर्स के पैसे लाने के पहले, मतलब मार्केट में शेयर्स लाने के पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको पूछेगी कि मैं ऐसे ऐसे शेयर्स मार्केट में ला रही हूँ, क्या पर वो 100 रुपीज़ मार्केट में जाएगा, आपको मैं 90 रुपीज़ में दूँगी, अगर आप खरीदना चाहते हो तो बता दो। दैट इज़ नोन एज राइट इशू। फिर आते हैं फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू तो अभी बोला था, जो हम लोगों ने जो पूरे कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट किया छोटे छोटे पार्ट्स में, वो मार्केट वैल्यू क्या होता है कि जिसमें हमारे इक्विटी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई फ्लक्चुएट होता रहता है। मतलब मार्केट अप हुआ तो शेयर के वैल्यू अप, कम हुआ तो शेयर का वैल्यू कम। नेक्स्ट आता है कैपिटल अप्रिसिएशन, मतलब जहाँ पे हमारा कैपिटल का वैल्यू बढ़ता रहता है। अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा आएगा तो मेरा कैपिटल बढ़ेगा। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स में पहला है शेयर्स विद द नॉर्मल वोटिंग राइट एंड शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट। शेयर विद द नॉर्मल वोटिंग राइट मतलब क्या, जितने मेरे शेयर्स है उस मतलब जितने सच इक्विटी शेयर वेयरिंग, हाँ, मतलब 1 पर्सन 1 वोट जैसा। और जो जिसके पास डिफरेंशियल वोटिंग राइट, अगर मेरे पास 10 शेयर है तो 10 वोटिंग राइट, 15 शेयर है 15, एक है तो 1 वोटिंग राइट। ये होगा इक्विटी शेयर्स के बारे में। इक्विटी आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो वो सबसे ज़्यादा रिस्क बेरर रहते हैं, उनको डिविडेंड वगैरह फिक्स नहीं होता है, जैसे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा उस हिसाब से मिलता है। सबको पहला पैसा पे ऑफ होगा, उसके बाद पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। फिर आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर्स को पहला, जिनको इक्विटी के पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। इट इज़ सेम लाइक इक्विटी, फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क थोड़ा बहुत है कि इक्विटी को सारी राइट्स वगैरह मिलते हैं, इनको सारे राइट्स नहीं मिलते हैं। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन रहते हैं, जो लोग इक्विटी में इन्वॉल्व नहीं होते। तो इनको राइट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब उनको ना लाइफ टाइम के लिए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब अगर मैंने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया 10% प्रेफरेंस शेयर्स में, तो मेरे को हमेशा हर साल 1,000 का डिविडेंड मिलने ही वाला, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ठीक है, उनका जो भी कैपिटल है उसको भी रिटर्न, मतलब कंपनी अगर वाइंड अप हो रही है, इंसॉल्वेंट हो रही है, तो वो टाइम पे जो भी पैसा उसको लगेगा, बिजनेस पे पैसा वगैरह लगेगा, तो वो पैसा मतलब वाइंड हो रही है, कंपनी वाइंड हो रही है, तो लोन्स वगैरह पे ऑफ करें, तो वो टाइम पे वो प्रेफरेंस को भी पैसा दे देगी। इक्विटी का कैसा रहता है, पैसा बचा तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, पर प्रेफरेंस को मिल जाता है। फिर आते हैं उनके अलग अलग, मतलब उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड अभी बोला था मैंने, इक्विटी को फ्लक्चुएटिंग मिलता है। नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं नॉट कैरीड फॉर वोटिंग पावर्स, उनको वोटिंग पावर्स नहीं मिलते क्योंकि वो लोग लॉस में हमारे साथ नहीं रहते, तो उनको डिसीजंस का राइट भी नहीं होता है। तो पहला आता है प्रेफरेंस डिविडेंड, फिक्स है, प्रॉफिट के ऊपर मिलता है, ऊपर ही बोला था। प्रेफरेंस का रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, एक बार प्रेफरेंस के पैसे अगर कैपिटल बिजनेस में आ जाते हैं तो वो मोस्ट ऑफ बिजनेस में ही रहते हैं, वो लॉसेस या कुछ कंपनी वाइंड अप के टाइम में बाहर जाते हैं। फिक्स रिटर्न मैंने बोला था कि 10% प्रेफरेंस शेयर्स है तो मेरे को हर बार 10% का रिटर्न्स मिलने ही वाला है। नेचर ऑफ कैपिटल, मतलब मेरा प्रेफरेंस शेयर्स का जो कैपिटल है वो प्रोवाइडेड नॉट परमानेंट, परमानेंट नहीं है, मतलब देखा जाए तो परमानेंट है भी नहीं भी, डिपेंड करता है, कुछ कुछ को मैच्योरिटी डेट रहती है, कुछ कुछ को नहीं रहती है, तो इसके लिए वो परमानेंट भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। बट उसका रेट ऑफ डिविडेंड कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होगा, जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है। एटलीस्ट वो खर्चा मालूम है कि वो 10,000 का 1,000 रुपये मेरे को उसको देना है तो देना ही है। फिर आता है मार्केट वैल्यू क्या होता है। मार्केट वैल्यू मतलब एक शेयर मार्केट में उसके शेयर की वैल्यू क्या है। वोटिंग राइट्स, उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, डिपेंड करता है टाइप्स पे भी, बट उनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, कंपनी के कोई भी राइट्स वो एंजॉय नहीं करते हैं, ना ही कंट्रोल कर पाते हैं कंपनी पे। इक्विटी शेयर होल्डर्स को पूरा राइट रहता है कि वो लोग कंपनी को कंट्रोल कर पाए क्योंकि उनके शेयर पैसे उसमें इन्वेस्टेड है और वो लोग रिस्क बेरर है। प्रेफरेंस आर नॉट रिस्क बेरर्स, सो रिस्क बेरर नहीं है, फिर कम से कम है। फेस वैल्यू मैंने बोला था कि वो एक पार्ट को कितने पार्ट में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब मेरे को 10 लाख रुपीज़ है तो 10 लाख को मैंने स्मॉल स्मॉल में कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, और एक वैल्यू उसका एक
पार्ट कितने वैल्यू का है वो होता है फेस वैल्यू। फिर उनको बोनस शेयर्स भी नहीं मिलते, गिफ्ट शेयर्स भी नहीं मिलते हैं। नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स, ये लोग भी ओनर ऑफ द कंपनी ही कहे जाते हैं, लेकिन उनको स्टडी रिटर्न मिलते हैं, लेकिन वो लोगों को कोई भी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलता है। फिर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस, दिखने में 8 है पर 4 समझ लेना। देखो 1 2 क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, मतलब पहला आ गया क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, दूसरा आ गया पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, तीसरा आ गया रिडीमेबल इरिडीमेबल, चौथा आ गया कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। मतलब जो पहला है उसका अपोजिट नाम डाल दो। क्यूमुलेटिव क्या होता है कि कंपनी को अगर कुछ भी प्रॉफिट हो जाता है, एग्जाम्पल ले लो, कंपनी को कुछ प्रॉफिट हो गया तो वो कंपनी प्रेफरेंस को पैसा देगी, चलो वो तो हो ही जाता है, वो नॉर्मल है। अभी लॉस हो गया तो लॉस होने के बाद क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि आज तो लॉस हो गया तो उसका पैसा कहाँ से आएगा, तो प्रेफरेंस को नहीं दे सकते क्योंकि पैसा ही नहीं है। तो ये साल का डिविडेंड अगले साल में ऐड होके 2 साल का एक साथ में को मिल जाएगा, दैट इज नोन एज क्यूमुलेटिव। एंड नॉन क्यूमुलेटिव अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स है तो उनको कुछ भी एक्यूमुलेट नहीं होने वाला, अगर लॉस है तो लॉस है, आपको आगे नहीं मिलने वाला है। नॉन क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव होप आपको क्लियर हो। क्यूमुलेटिव मतलब ये साल लॉस है तो अगले साल के प्रॉफिट में हमारा डिविडेंड एडजस्ट होगा, नॉन क्यूमुलेटिव में नहीं होगा। पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी के कोई भी डिसीजंस में राइट नहीं होता है, बट कुछ कुछ जगह बेनिफिट्स उनको मिल भी जाते हैं अगर वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हुए तो, और नॉन पार्टिसिपेटिंग हुए तो नहीं होने वाले। कन्वर्टेबल क्या होता है, कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग इक्विटी में, एक ध्यान में रखना, डिबेंचर्स कोई भी पार्ट इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है पर इक्विटी किसी और पार्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। सो जो प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं दैट इज नोन एज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकते इट इज नोन एज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फिर आता है रिडीमेबल इरिडीमेबल। रिडीमेबल क्या होता है, जो हम लोग रिडीम कर सकते हैं फिक्स पीरियड के टाइम पे, जैसे फिक्स एफडीज वगैरह हम लोग इन्वेस्ट करते हैं 4 साल 5 साल के लिए, तो जब इन्वेस्ट करते हैं तो और वो इन्वेस्ट करने के बाद वो रिडीम कर पाते हैं। रिडीम करना मतलब क्या कि वो जो शेयर्स है हमारे आगे जाके रिडीम होने का मतलब क्या होता है कि मैच्योरिटी डेट आने के बाद मेरा विद द रेट ऑफ डिविडेंड वो मेरा जो ओरिजिनल अमाउंट है वो रिटर्न हो जाएगा, दैट इज रिडीमेबल। और जो इस पर कोई मैच्योरिटी डेट नहीं रहता, एक बार कंपनी में गया तो फाइनल लाइफ टाइम के लिए रहने वाला, दैट इज नोन एज इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फिर आते हैं रिटेन्ड अर्निंग की तरफ। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है कि जहाँ पे हमारा ही कंपनी का पैसा प्रॉफिट में, जब भी प्रॉफिट मिलता है वही प्रॉफिट में वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करती हूँ, दैट इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग। तो ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वेरिएशंस ऑफ अर्निंग है उस पर वर्क करता है, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा तभी हम लोग कर पाते हैं। ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट या फिर रिजर्व वापस बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाता है, और ये जो री इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं। The process of accumulating the corporate profit and their utilization of the business is called as retained earning। मतलब ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हमारा प्रॉफिट कॉर्पोरेट होता है या फिर जहाँ पे मेरा प्रॉफिट अच्छे से चलता है और मेरे जो बिजनेस में जो पैसा वगैरह लगता है वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है। तो अभी डिटर्मिनेंट्स क्या है, तो पहला है टोटल अर्निंग ऑफ अ कंपनी, मतलब मेरे कंपनी का टोटल अर्निंग कितना है, टोटल पैसा कितना है, मतलब मैं प्रॉफिट कितना निकाल रही हूँ, फिर वो रिटर्न्स कितने आ रहे हैं, वो मैं कहाँ इन्वेस्ट करी हूँ, कहाँ सेव करी हूँ। फिर आता है टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द कॉर्पोरेट सेविंग्स, मतलब इसमें हमारे टैक्सेस वगैरह भी चार्जेस देखा जाता है, और इफ़ द टैक्सेस आर लेविड इन द हाई रेट द कंपनी कैन नॉट सेव सच मनी इन द प्रॉफिट, मतलब टैक्सेस अगर ज़्यादा लगने वाले हैं तो इतना प्रॉफिट हम लोगों को मिलेगा नहीं, तो रिटेन होगा भी नहीं। डिविडेंड पॉलिसी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कितना प्रॉफिट लोगों को मिलेगा, कितना डिविडेंड मिलेगा, कितने रेट ऑफ मिलेगा। अभी प्रेफरेंस का वगैरह फिक्स है तो उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं होने वाले, बट बाकी इक्विटी का वगैरह किस हिसाब से देंगे वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाते हैं। गवर्नमेंट का कंट्रोल ऑब्वियसली अगर है तो होता ही है, जब भी शेयर्स और बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट एक सर्टन लेवल तक होने ही वाला है। ये सारी चीज़ें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पे ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है सोर्सेस ऑफ कैपिटल। सोर्सेस ऑफ कैपिटल में मतलब बोरोड कैपिटल, अभी क्या था वो ओन्ड कैपिटल, मतलब जो हक का एक बार बिजनेस में है तो बिजनेस में ही रहने वाला, बाहर नहीं जाने वाला है। अभी सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल क्या होता है, तो जहाँ पे मैं लोन फॉर्म में कुछ भी पैसा वगैरह अरेंज करती हूँ, दैट इज नोन एज सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। सो ये जो सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल क्या होता है कि मैं किसी से, तो मेरे पास अभी सफिशिएंट पैसा नहीं है पर पैसों की ज़रूरत है, तो वो पैसा मैं कहाँ से अरेंज करूँगी, तो लोन वगैरह लेके करूँगी। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूडेड होता है। इसमें भी बोरोड का मनी हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर रहता है कि कितना हम लोग बोरो करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, क्या करेंगे। प्राइवेट कंपनी को भी बोरोइंग पावर्स रहते हैं, पब्लिक कंपनी को भी होते हैं, बट एक सर्टन
लेवल के बाद उसके सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे होता है। अभी एडिशनल कैपिटल हम लोग किस हिसाब से रेज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो देखे जाएंगे। तो उसमें आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स मतलब डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन जो कॉमन हम लोग इशू करते हैं। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, बॉन्ड्स हो गया, लोन्स हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी नीचे डिटेल में देखेंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड कैपिटल इज पेड एज अ फिक्स्ड रेट, मतलब बोरोड है मतलब लोन है, लोन है तो उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। आपको कौन लोन देगा जो आप फ्लक्चुएटिंग बोलेगा आज इतना ही ले लेकर, ऐसे नहीं होता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट उनको मिलता है, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, ये लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। बोरोड कैपिटल हुए जो रीपे हो जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम लोग ये रखते हैं। सो डिबेंचर्स क्या है, तो डिबेंचर्स ये लैटिन वर्ड डेब्रे से आया है जिसका मतलब है टू ओ मतलब किसी को तो भी पे ऑफ करना है फ्यूचर में। सो डिबेंचर्स आर नॉट are one of the principal sources of the raising borrowed capital to meet the long and medium term of financial needs। मतलब मेरे long and medium term के जो financial की needs है, basics है, तो उसको raise करना, उसको arrange करना ये काम करता है। Over years of a debentures have occupied the significant position of a financial structure of a company। मतलब over the year में क्या है, मेरा जो भी finance है या फिर मेरा जो भी debentures का सिग्निफिकेंट पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो अच्छे से रखने के लिए हेल्प करता है। डेफिनेशन है, डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर द सील ऑफ एविडेंस डेप्थ एंड द एसेंस ऑफ बीइंग एडमिशन ऑफ इनडेप्थनेस। मतलब डिबेंचर का एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, एविडेंस या फिर हमारा जो एविडेंस है कि मैंने किसी से तो भी लोन लिया है और वो क्लियर आउट फ्यूचर में करना है। तो अभी फीचर्स क्या है, इट इज़ अ प्रॉमिस कि मैं एक बार अगर आपने मेरे कंपनी में इन्वेस्ट किया तो एक स्पेसिफिक सम ऑफ मनी तो मैं आपको उस पर इंटरेस्ट दूंगी और स्पेसिफिक पीरियड के बाद आपको पैसा रिटर्न दे दूंगी। दूसरा आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, जैसे मैंने बोला था कि एक मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, उसको मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक पार्ट का वैल्यू जो रहता है ओरिजिनली वो होता है फेस वैल्यू। टाइम ऑफ रीपेमेंट, इसको एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद मैच्योरिटी डेट होता है, वो मैच्योरिटी आने के बाद उसको पैसा देना ज़रूरी ही है। पैसा नहीं भी होगा तो भी कहीं से भी अरेंज करके देना पड़ेगा। फिर आता है प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, इनको पहला प्रायोरिटी रहता है शेयर होल्डर्स के भी पहले। लोन्स, बैंक लोन, डिबेंचर्स, ये लोगों को पहला प्रायोरिटी देता है, उनको कुछ भी करके पैसा पे ऑफ करना पड़ेगा ही। फिर आता है एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, मतलब जो भी हमारा डेप्थ है, लॉन्ग टर्म डेप्थ है जो भी है, वो हमने रीपे करना ज़रूरी है ड्यू डेट के पहले। मतलब ड्यू डेट जो होगा डिबेंचर्स पे ऑफ करेंगे तब तक मेरे को पैसा अरेंज करके उनको देना ही है। इंटरेस्ट उनको कैसा आता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वगैरह डिविडेंड मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, वैसे यहाँ पे इनको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट क्योंकि अभी क्या मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने बोला चलो बाबा देखो लोन चाहिए ना मैं दे देती हूँ, पर अगर मैं देखो 10,000 रुपये दे रही हूँ तो 10,000 के अगेंस्ट कुछ तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी ना कि कुछ तो मेरे को रिटर्न्स मिले तेरे से, तो वो क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट जो मेरे को रिटर्न्स मिलेगा। फिर आता है पार्टीज ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स में कौन से पार्टीज है, तो पहला आता है कंपनी जो लोन्स लेती है, ट्रस्टी एक डिबेंचर मतलब जब भी हम लोग डिबेंचर ये करते हैं मार्केट में लाते हैं तो वो टाइम पे एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठाया जाता है, वो सारी चीज़ें डिबेंचर्स की हैंडल करती है, उसमें से एक जन को ट्रस्टी देखा जाता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 500 लोग इसमें अरेंज होते हैं। डिबेंचर्स टू बी इफ़ द ऑफरिंग डिबेंचर्स टू मोर देन 500 पीपल, मतलब 500 है उससे ज़्यादा लोगों को अगर हम लोग डिबेंचर्स इशू करें तो वो टाइम पे डिबेंचर ट्रस्टी रखना कंपलसरी है। डिबेंचर होल्डर्स को हम लोग डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो लोगों को हम लोग क्या करते हैं, लोन्स वगैरह रिसीव करते हैं। These are the parties who provide the loans and receive the debenture certificate, मतलब वो लोग हमें लोन देते हैं और उनको हम लोग सर्टिफिकेट नाम पे डिबेंचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। अथॉरिटी टू इशू ऑफ डिबेंचर्स, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पावर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, मतलब मेरा पावर क्या है, मैं डिबेंचर्स किस हिसाब से इशू कर सकती हूँ वो देखा जाता है। फिर आता है स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स कौन होता है, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं लोन देते हैं हमें, अगर वो लोन दे रहे हैं तो उनको रिटर्न भी करना है, अगर रिटर्न करना है तो उसके साथ रिटर्न इंटरेस्ट भी पे ऑफ करना है एक रिडीमेबल पीरियड ऑफ या फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम तक, तो उसको बोलते हैं स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। नो वोटिंग राइट, दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द लेंडर्स ऑफ द कंपनी, तो उनको वोटिंग राइट नहीं होते हैं। सिक्योरिटी, ये सिक्योर्ड है, कंपनी की सिचुएशन कुछ भी है उनको पैसा देना ही है, ऑप्शन नहीं है। इशूअर है, इशूअर मतलब क्या, दे आर वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों में भी आ सकते हैं। लिस्टिंग है, डिबेंचर्स मस्ट बी लिस्टेड एटलीस्ट वन रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, मतलब बेसिकली जो कंपनी सेबी के अंडर लिस्टेड होती है दैट इज नोन एज लिस्टेड कंपनी, नहीं होती है तो नॉन लिस्टेड, तो डिबेंचर्स अगर इशू करें तो कंपलसरी लिस्टेड होना ज़रूरी है। फिर आता है ट्रांसफरेबिलिटी, डिबेंचर्स इजीली एक के नाम से दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं।
टाइप्स सेम लाइक प्रेफरेंस है, देख लो, सिर्फ यहाँ पे एक नया है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड बेरर, रिडीमेबल इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। अभी सिक्योर्ड क्या है कि उसको फिक्स चार्जेस मिलने वाला है, ठीक है, और एक फिक्स पीरियड के बाद वो पैसा मिलने ही वाला है रिटर्न उसको, उसके अगेंस्ट मतलब अगर कंपनी लॉस पे भी होगी तो वो क्या करेगी, खुद का एक पर्टिकुलर एसेट पे वो डालेगी। मतलब फॉर एग्जांपल ले लो, मेरा कंपनी जो है मेरी लॉस पे चल रही है, तो मेरा एक मशीनरी है वो सेल करके मैं उनको पैसा दे सकती हूँ क्योंकि उसके अगेंस्ट मैंने वो मशीनरी सिक्योर किया हुआ है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होता है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स मतलब जिसके अगेंस्ट कुछ भी सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होती है, मतलब कंपनी अगर लॉस में है तो वो मशीनरी या कोई एसेट सेल करके उनको पे ऑफ नहीं कर सकती। फिर आता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होता है, ऐसी जो कंपनी मतलब जो बेसिकली एक पर्टिकुलर होल्डर या पर्टिकुलर डिबेंचर होल्डर जिसने लोन दिया है उसके नाम पे ही अगर रजिस्टर्ड है, दैट इज नोन एज रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। बेरर डिबेंचर क्या होता है कि जिसपे किसी भी होल्डर का नाम नहीं होता है, दैट इज नोन एज बेरर डिबेंचर्स, जो जिसके पास में होगा उसके नाम पे हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिडीमेबल प्रेफरेंसेस और रिडीमेबल। रिडीमेबल क्या रहता है कि उसको एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी डेट होता है और एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनको शेयर सर्टिफिकेट उनसे लिए जाते हैं रिटर्न और उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। मतलब वो तो एवरी टाइम दिया जाता है, पर एक जब उसके लिए कोई भी मैच्योरिटी डेट होती है, एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी डेट, वो मैच्योरिटी डेट पे उसके पैसे उनको रिटर्न दिए जाते हैं, उसे बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। इररिडीमेबल क्या होता है कि जिसमें कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होती, वो रीपे लाइफ टाइम के लिए कंपनी में रहेगा, लाइफ टाइम के लिए आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। कन्वर्टेबल ऐसे होते हैं जो डिबेंचर्स प्रेफरेंस या इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेबल, और जो नहीं हो सकते हैं वो नहीं होते, उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल। अभी आता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। अब डिपॉजिट्स क्या क्या है, तो पहला है पब्लिक डिपॉजिट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब क्या पब्लिक डिपॉजिट भी एक शॉर्ट टर्म पैटर्न में ही हम लोग इन्वेस्टमेंट्स कंपनी में लेते हैं। नेक्स्ट आता है ये अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स के लिए हम लोग पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक ही हमारे इसमें मतलब कॉमन पब्लिक ही हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, बट एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए विच इज 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स के बीच में, इसको हम लोग पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं। और ये कंपनी इशू करती है डिपॉजिट रिसिप्ट्स के ऊपर। अभी ये डिपॉजिट में क्या क्या नहीं आता है, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसमें नहीं इंक्लूड होगा, सेंट्रल स्टेट के रिलेटेड। लोन पैटर्न का भी नहीं आएगा, फॉरेन गवर्नमेंट के या इंटरनेशनल बैंक से पैसा आया वो भी नहीं आएगा, कोई और कंपनी से पैसा हम लोग नहीं ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन पब्लिक से ले सकते हैं, कोई भी कमर्शियल पेपर के बेसिस पे नहीं आएगा, बॉन्ड्स पे नहीं आएगा, ट्रस्ट पे नहीं आएगा, मतलब एनजीओस पैटर्न में नहीं आएगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर और द डिबेंचर्स, मतलब जो शेयर्स और डिबेंचर्स के सब्सक्राइब पैसा आए थे, पैसा सब्सक्रिप्शन मतलब मैंने उसको अप्लाई किया हुआ है, वो पैसे भी इसमें हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे पब्लिक डिपॉजिट में। नेक्स्ट आता है बॉन्ड्स। बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज द डेप्थ। पब्लिक डिपॉजिट भी कैसा है, डेप्थ एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, उसको बाद में उनको रिटर्न करना पड़ता है, वैसे बॉन्ड्स भी वही होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ लोन जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रीपे करना ही है, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज द क्रेडिटर। ये लोगों को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इन लोगों को मैच्योरिटी डेट रहती है। डेफिनेशन क्या है, a bond is an interest of bearing certificate issued by the government or the business firm promising to pay the holders for the specific sum for the specific date। मतलब क्या, ये बॉन्ड क्या है, एक टाइप का सर्टिफिकेट है जहाँ पे गवर्नमेंट या फिर बिजनेस क्या करे, प्रॉमिस करे कि आप अगर मेरे पैसा डाल रहे हो तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद मैं आपको रिटर्न दूंगी। तो उसके फीचर्स क्या है, नेचर ऑफ फाइनेंस, ये फाइनेंस या तो 5 साल 10 साल 25 साल या 50 साल तक भी चल सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब मैंने एक बार इन्वेस्ट किया तो मिनिमम 5 ईयर्स टू 50 ईयर्स वो चलेगा। सेकंड पॉइंट है स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर्स। बॉन्ड होल्डर कौन होता है, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, क्यों एक लोन पैटर्न में हम लोगों को पैसा देता है। Since they are creditors and non-owners of the owners, they are not entitled to participate in general meeting. They are not the owners of the company, तो कंपनी के डिसीजन में उनका कोई राइट ही नहीं है, वोटिंग राइट भी नहीं है, कुछ नहीं है। रिटर्न्स ऑन बॉन्ड उनको इंटरेस्ट ही पे ऑफ करना पड़ता है, कोई भी टाइप का लोन हो, डिबेंचर हो, बॉन्ड्स हो, कुछ भी हो, उनको इंटरेस्ट ही मिलेगा। और जो इन्वेस्टमेंट से मतलब कैपिटल फॉर्म में लाइक इक्विटी एंड प्रेफरेंस है तो उनको डिविडेंड ही मिलेगा। रीपेमेंट मैच्योरिटी डेट के बाद ही होगा, उसके पहले नहीं होता है। फिर आते हैं ADR एंड GDR। सो व्हाट डू यू मीन बाय ADR एंड GDR? सो ADR इज नोन एज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड GDR इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ऐसे इंडिया में हमारे पास कैसे रहते हैं कि अलग अलग पब्लिक कंपनीज रहते हैं, लिस्टेड कंपनीज रहते हैं जो BSE NSE के अंडर वर्क करती है, ठीक है। तो उसको फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी या ग्लोबली जहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन
मतलब ग्लोबली हर जगह वो चलता है। NSE बेसिस स्टेट एंड बॉम्बे एंड नेशनल लेवल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो वैसे ही यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या होगा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया या फिर नेशनल एसोसिएशन सिक्योरिटी डीलर हो गया। वैसे ADR और GDR डॉलर और यूरो में जहाँ पे हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस चलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ADR एंड GDR। इंडियन कंपनीज भी है इसमें डिपॉजिटरी के नाम पे, जिसमें हम लोग न्यूयॉर्क क्या सिटी ग्रुप के एक्सेट्रा अलग अलग बैंक से फॉरेन डिपॉजिट्स वगैरह एक्सेप्ट करते हैं। ये जो बैंक फिर उसके बाद जो ADR और GDR होता है ये हम लोग सोल्ड टू द पीपल इन द फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्रीज़ में हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हम लोग सेल आउट करते हैं, ADR GDR वो काम करता है, मतलब हमारे शेयर्स डॉलर्स या यूरोज़ में कन्वर्ट करके उसको सेल आउट करना। और ये रेगुलर शेयर्स होते हैं, इसमें कोई भी लिस्टेड दे आर लिस्टेड, मतलब जो स्टॉक सेबी के अंडर वगैरह लिस्टेड कंपनीज होती हैं। और इसके जो प्राइसेस है वो फ्लक्चुएट होते हैं एज पर द डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में उसका कितना डिमांड है कितना सप्लाई, उस हिसाब से वो चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट आते हैं एक्सचेंज ऑफ द एक्सचेंज ऑन विच द GDR ट्रेडेड आर एज फॉलोज। मतलब कहाँ पे वो होता है, तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज हो गया, लुक्सबर्ग हो गया, NASDAQ हो गया दुबई का, सिंगापुर स्टॉक हो गया, हांगकॉन्ग स्टॉक हो गया, ये अलग अलग एक्सचेंजेस है उसके बेसिस पे वर्क करता है। फिर आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मतलब जहाँ पे हम लोग बैंक से जाके नॉर्मली हम लोग पैसों की ज़रूरत है, हम लोग बैंक के पास जाते हैं, बैंक से हम लोग पैसा लेते हैं लोन की तरफ से, तो होते हैं कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक हम लोगों को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। वो भी हम लोग बिजनेस को फाइनेंस करते हैं, वो लोग भी बिजनेस को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। इवन अलग अलग कंपनीज, ऐसे नहीं कि बाबा मेरी कंपनी तो मैं किसी और की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी, मैं दूसरे कंपनीज के भी शेयर्स एंड डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करती हूँ। वैसे बैंक्स भी कर सकते हैं, अंडरराइट कर सकते हैं। अंडरराइटिंग इज अ टाइप ऑफ ब्रोकर जो गारंटी देता है कि इतने इतने शेयर्स मैं आपके सेल करके दूंगा, अगर नहीं हुए तो वो मेरे नाम पे खरीदूंगा। तो बैंक क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करती है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वो करंट अकाउंट वालों को मिलती है, बस जो बिजनेस चलाते हैं उन लोगों को मिलती है। उसमें क्या होता है कि मेरे पास अगर मेरे बैंक में 10,000 रुपीज़ है, मेरे को एक चेक आया है 11,000 का, तो ये 1,000 मेरे पास कम है, तो 1,000 टेम्पररी बैंक सामने से देगी और विद इन सर्टन पीरियड ऑफ टाइम वो मेरे को बैंक को वापस रिटर्न करना है। इट इज़ अ टाइप ऑफ लोन जो छोटे पीरियड के लिए 1 मंथ के लिए वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसा अवेलेबल नहीं होता और ऊपर वो चेक भी बाउंस नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कैश क्रेडिट, मतलब हम लोग कैश देगी इन द टाइप ऑफ लोन, ठीक है, वो भी सैंक्शन किया जाता है उस हिसाब से। फिर आता है कैश मतलब पॉपुलर फाइनेंशियल एड्स ऑफ द मैनर ऑफ ओवरड्राफ्ट, कैश फैसिलिटी प्लेज फॉर द हाइपोकेशंस ऑफ द गुड्स प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटीज और द इंटरेस्ट। मतलब ये भी टाइप ऑफ क्या है, लोन है, क्रेडिट है, जो सैंक्शन किया जाता है गवर्नमेंट बैंक की तरफ से एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सेम वे कैश लोन भी होता है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, लोन्स वगैरह उनसे ले लेंगे और जो फिलहाल के लिए ले लेंगे और फ्यूचर में उनको पे ऑफ करेंगे विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिस्काउंटिंग इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, HS लोगों ने बुक कीपिंग में अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें 2 लोग होते हैं, एक होता है ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉवी, ठीक है, ड्रॉवर एक होता है ड्रॉवी, करेक्ट। सो ड्रॉवर कौन होता है, जिसका भी फॉर एग्जांपल ले लो, मैंने ना एक पर्टिकुलर बंदे को गुड्स मैंने सेल किए हैं, मेरे पास जो बनते हैं, और वो गुड्स सेल करने के बाद फ्यूचर उसने बोला कि मैं अभी नहीं पैसा दूंगा, मैं एक पर्टिकुलर 2 महीना 3 महीने के बाद दे दूँगा। ठीक है, हम लोग बैंक के पास एक बिल बना देते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं बैंक के पास गई, बैंक को बोला कि ये बंदा मेरे को ऐसे ऐसे पैसा फ्यूचर में देने वाला है। तो उसने उस बैंक ने क्या किया, जब वो देने वाला है तब का एक बिल बना दिया और वो टाइम पे उसके अकाउंट से निकल के मेरे अकाउंट में आ जाएगा। और वो बैंक कभी कभी ना खुद के साइड से भी डिस्काउंट दे देते हैं, दैट इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवर जो होता है वो सेलर होता है, जो गुड्स सेल करता है उसको पैसे मिलने वाले हैं। ड्रॉवी जो होता है वो पैसा ड्रॉवी जो होता है वो परचेस करने वाला रहता है। अभी आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब अलग अलग फाइनेंसेस हम लोगों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो डिक्लेयर किए थे 1948 में। इसमें बहुत सारे अलग अलग आए, मतलब जहाँ से हम लोग फाइनेंस वगैरह अरेंज कर सकते हैं, बिजनेस के लिए पैसा वगैरह अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट भी आता है, जिसने हमें स्पेशल फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल फाइनेंसेस वगैरह प्रोवाइड किया है मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब बेसिकली बिजनेस में लगने वाला जो पैसा है अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, जैसे शेयर्स में हो गया, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, पब्लिक डिपॉजिट हो गए। तो वैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक से वगैरह हम लोग जब भी पैसा अरेंज करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे। तो ये 4 पार्ट में है, डेवलपमेंट, फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट और स्टेट लेवल। सो डेवलपमेंट मतलब बेसिकली बस यहाँ पे ना बैंक के नाम दिए हैं कि आपकी डेवलपमेंट बैंक कौन सी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन कौन से हैं,
स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन कौन से तो भी देखो, डेवलपमेंट में IDBI दैट इज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, IFCI हो गया दैट इज़ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। फिर नेक्स्ट आता है फिर आते हैं इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI हो गया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक हो गया दैट इज़ SIDBI। फिर इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक हो गया दैट इज़ IRBI। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या क्या है तो RCTC दैट इज़ रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉरपोरेशन, TDICI टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया हो गया। फिर TFCI दैट इज़ टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन इंडिया हो गया। इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेंगे तो LIC, UTI, GIC दैट इज़ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। स्टेट लेवल पे क्या क्या है, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन और स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस। ठीक है, तो अभी ये सारी चीज़ें, ये जो सारे थे वो अलग अलग बैंक से जहाँ से हम लोग, ये सारे इंस्टीट्यूशन से जहाँ से हम लोगों को फंड्स वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगे। तो अभी उसमें क्या क्या मेंशन किया जाता है तो बेसिकली वो लोग लोन्स वगैरह देते हैं, शेयर्स सब्सक्राइब करते हैं, हमारे शेयर मतलब वो बैंक्स भी हमारे कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेस करेंगे, डिबेंचर्स परचेस करेंगे। अंडर राइटर जो एजेंट मैंने बोला था जो गारंटी देगा कि मैंने 5,000, अगर उसने बोला कि मैं 5,000 शेयर्स इशू पर सेल करवा के दूंगा, अगर उसने सिर्फ 4,000 किए तो बच्चे हुए 1,000 जो वो खुद के नाम पे वो खरीदेगा, वो गया अंडर राइटर। ये बेसिकली अंडर राइटर ऐसे एजेंट्स हम लोग क्यों ढूंढते हैं, तो हम अगर मैंने मार्केट में 1 लाख शेयर्स लाए हैं तो मिनिमम 90% विच इज़ 90,000 शेयर्स वो सेल होना कंपलसरी है। अगर नहीं होता है तो सारे शेयर्स कोलैप्स हो जाते हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। तो ये कोलैप्स ना हो इसके लिए हम लोग अलग अलग ब्रोकर्स को वगैरह ढूंढते हैं ताकि जल्द से जल्द वो शेयर्स सेल आउट हो जाए। फिर लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, फिर गारंटी देते हैं कि बाबा लोन गारंटी टर्म लोन देते हैं, मतलब पर्टिकुलर पीरियड के लिए अच्छे से लोन देते हैं जो पे ऑफ करना पड़ता है। लास्ट पॉइंट है ट्रेड क्रेडिट। नो बिजनेस कैन रन विदाउट क्रेडिट, हर बिजनेस को पैसा लगता है और हर बिजनेस लोन भी लेता है। सो क्रेडिट इज़ कंपलसरी। सो क्रेडिट एक मेजर फाइनेंस है जो शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है, जो मतलब रॉ मटेरियल वगैरह खरीदना होगा, मेरे को अभी कच्चा माल चाहिए, मैं क्या करती हूँ रॉ मटेरियल जाके लेती हूँ, उसको बोलती हूँ मैं 2 दिन के बाद पैसा दे दूंगी, 2-3 दिन 4 दिन में। हर एक कंपनी, हर एक बिजनेस उधारी पे ही काम करता है। फिर आता है ट्रेड क्रेडिट इज़ नॉट कैश लोन, मतलब उसमें पैसा नहीं है, मैंने उधारी पे लिया है, मैंने गारंटी दी कि मैं उसको पैसा दूंगी, पर अभी मैं सिर्फ गुड्स ले रही हूँ, उसमें पैसों का ट्रांजैक्शन डायरेक्टली आता नहीं है। एक बार मैंने वो उधारी पे लिया तो उसके बाद मैं उसको गुड्स वो सेल तो कर दूँ, मतलब मैंने क्या किया उसको मैं रॉ मटेरियल लेती हूँ, मैं वो प्रोड्यूस करके सेल करके जो पैसा है उसमें से देखो दे दूँगी। तो मेरे को वो अगर मैंने उसको बोला है तो मैंने प्रोड्यूस करके सेल करने के बाद विदिन 30 डेज और मोर जो भी हमारा टाइम पीरियड डिसाइड होगा उसमें मेरे को उसको पैसा देना पड़ेगा। दे कैन इवन ऑफर डिस्काउंट टू द बिल्स क्लियर इन द शॉर्ट पीरियड। अगर वो बोलेगा अरे 10,000 का गुड्स है ना, 2 महीने के बाद पैसे देने के बदले मेरे को 1 महीने में दे दे, भले तू 10,000 के बदले मेरे को 9,500 दे, मैं 500 का देखो डिस्काउंट दे देता हूँ। ये डिस्काउंट अगर उन्होंने बोला अगर 10-15 डेज के अंदर तो अगर पे ऑफ करेगी तो देखो डिस्काउंट दे दूंगा, दैट इज़ नोन एज द वैसे भी चीज़ें वो लोग ऑफर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे ट्रेड क्रेडिट में आती है। सो चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे जाके इसी के रिलेटेड हम लोग प्रोसेसेस वगैरह पढ़ने वाले हैं हर एक पार्ट के। अभी हम लोगों ने सिर्फ छोटे छोटे पार्ट्स पढ़े ना, इक्विटी क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस क्या होता है, उसका टाइप्स क्या होता है, डिवेंचर्स क्या होता है, उसके आगे प्रोसेसेस और उसको आगे डीमैट कैसे हो, ये सारी चीज़ें बेसिकली पूरा शेयर मार्केट इसमें हम लोग एक थियोरेटिकल लेवल पे पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।